तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ये चैप्टर नंबर 3 है लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, चैप्टर इजी है, मुश्किल नहीं है। चैप्टर में कुछ लैंग्वेज होती है जो कभी कभी क्वेश्चन को मुश्किल बना देती है, बट ओवरऑल चैप्टर इजी है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो थोड़ा लैंग्वेज क्या था, थोड़ा घुमा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहा है। वैसा ही इस चैप्टर में थोड़ा सा होता है, बाकी चैप्टर भी बहुत इजी चैप्टर है। लॉजिकल रीजनिंग में मैं बोलूँ तो पहला ही चैप्टर थोड़ा सा तंग करेगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है सुपर इजी हैं, और इसलिए पहले चैप्टर की वेटेज भी थोड़ी ज़्यादा है। ये मत सोचना कि 4 चैप्टर से 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है तो हर एक 5-5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर थोड़े ज़्यादा वेटेज रखता है। नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग जो है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। तो देखो, चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर होगा क्या कि भाई एक रो के अंदर लोग बैठे हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बैठे हैं। अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली बताएगा कौन कहाँ बैठा है, कि जो बी है वो सी के सेकंड राइट पे बैठा है, सी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है ना। ई है जो सी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, सेकंड राइट में बैठा है, सी जो है वो बी और डी के बीच में बैठा है। इस तरीके से क्वेश्चन में कुछ है ना लैंग्वेजेस होंगी। आपको क्या करना है, उन चीज़ों को समझ करके अपने हिसाब से जो क्वेश्चन बोल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। फिर क्वेश्चन एंड में बोलेगा कि बताओ जी एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है। तो अगर तो आपने वो सीटिंग अरेंजमेंट ठीक बनाया होगा तो आपका आंसर भी ठीक होगा। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट गलत बनाया होगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बताओ जी एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, बताओ जी मिडल में कौन बैठा है, बताओ जी सी के बाजू में कौन बैठा है, राइट में या लेफ्ट में। इस तरीके से एंड में क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा। तो मोटा मोटा बात क्या हुई कि भाई अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट ठीक बनाया था तो आंसर सही दे पाओगे, गलत बनाया था तो आंसर भी गलत दे पाओगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर अ प्री डिफाइंड मैनर। क्या है ये, क्या है? अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर प्री डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो एक प्री डिफाइंड मैनर के हिसाब से लोगों को बिठाना इसको हम बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर पहले तो हमें कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है ना। फिर टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट मोटा मोटा 3 टाइप का हम लोगों को अपने लेवल पे पढ़ना है सीए फाउंडेशन पे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट सीए फाउंडेशन पे 3 हैं। एक है 1 रो कि एक सिंगल रो के अंदर लोग बैठे हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन। एक है 2 रो कि भाई 2 रोज के अंदर लोग बैठे हैं और दोनों रोज आपस आमने सामने फेस कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है, ट्रेन के अंदर जब आप बैठते हो एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो कंपार्टमेंट के अंदर आमने सामने बैठते हैं लोग, 3 इधर फेस टू फेस। तो ये हो गया 2 रोज का। और एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट कि कुछ लोग जो हैं वो एक राउंड टेबल या राउंड शेप में एक ग्राउंड में कहीं बैठे हैं। तो 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट के बनते हैं। ओके, तो पहला है गोल्डन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ए ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विथ 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 10 स्टूडेंट ए टू जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। तो 10 स्टूडेंट है ए से लेकर के जे तक, ये एक रो में बैठे हैं फेसिंग वेस्ट। फेसिंग वेस्ट यानी कि सारे के सारे लोग इस डायरेक्शन को देख रहे हैं। वेस्ट डायरेक्शन यही होती है, ठीक है ना। फेसिंग नॉर्थ होता तो सब ऊपर देख रहे होते, तो फिर मैं रो ऐसी बनाता, ठीक है ना। अब आगे क्या बोलता है, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। क्या बोल रहा है कि जो 10 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बी और एफ जो है वो इधर और इधर नहीं बैठे, आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है? क्या ये हमें बता रही है कि बैठे कहाँ पर है? नहीं। तो क्या इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन शुरू करना चाहिए? नहीं, हमें इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड पे रखना है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बाद में यूज़ करेंगे, अभी बी और एफ इधर कहीं भी हो सकते हैं
मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है पहला पॉइंट पढ़ के कि इसमें बीच में कहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोलना चाह रहा है पहला पॉइंट कि ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विथ 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि एकदम फिक्स्ड है वहाँ से क्वेश्चन शुरू करो। फिर देखो दूसरा क्या है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। जो डी है वो जी के राइट में बैठा है, बोल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, तो ये भी तो बोला जा सकता है कि डी जो है वो जी के राइट में बैठा है। बात तो एक हुई। एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट में बैठा है या जे एच के लेफ्ट में बैठा है। बात एक ही हो गई, ठीक है ना। जैसे ये दोनों हैं, ठीक है ना। अब इनके बराबर ये बैठे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई पूनम के राइट में निशा बैठी है, या ये भी बोला जा सकता है कि निशा के लेफ्ट में पूनम बैठी है, ठीक है। बट ये इन्फॉर्मेशन भी क्या कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है? नहीं। हमें नहीं पता कि भाई जी डी एच और जे को इतनी लंबी रो के अंदर कहाँ बिठाया जाए, कहाँ प्लेस किया जाए, ठीक है ना। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, क्या ये भी 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है? आंसर इज नो। ये बोल रहे हैं कि ई और ए के बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब ई और ए मैं कहाँ बनाऊँ? ई और ए मैं यहाँ पे बनाऊँ, 1 2 3 4, या फिर मैं ई और ए यहाँ पे बनाऊँ, या फिर मैं ई और ए यहाँ पर बनाऊँ। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है ई और ए बनाने के, क्योंकि ई और ए के बीच में 4 लोग हैं ना, तो हर एक ई और ए के बीच में 4 का गैप दिख रहा है आप लोगों को। पहला वाला ई और पहला वाला ए देखो, 1 2 3 4 का गैप, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है ये भी कि भाई ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, बट ई और ए को कहाँ बिठाया जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट मत करो, ठीक है ना, क्योंकि आप अटक जाओगे। आगे देखो अगला गोल्डन रूल क्या है, ये हमें समझ आ गया कि ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विथ 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। दूसरा, फॉर अ क्लोज्ड फिगर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागन एक्सेट्रा अरेंजमेंट, ठीक है ना, फॉर अ क्लोज्ड फिगर अरेंजमेंट ओनली पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या बोल रही है कि अगर कभी भी क्लोज्ड फिगर होगी, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लोग आमने सामने बैठे हैं, लोग आमने सामने बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या 4 लोग आमने सामने बैठ सकते हैं? आंसर इज एक के सामने एक, दूसरे के सामने दूसरा, ठीक है ना। क्या 6 लोग आमने सामने बैठ सकते हैं? ये तो हो गए 4, 5 और 6 बैठ सकते हैं। क्या 8 लोग आमने सामने बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। बट क्या 3 लोग आमने सामने बैठ सकते हैं? नहीं। अगर आप 3 लोग बनाओगे तो हमेशा याद रखना आपको इनको इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना है। अब देखो इसके सामने कोई है नहीं, इसके सामने कोई है नहीं, इसके सामने कोई है नहीं। तो ये सेकेंड गोल्डन रूल बोलता है कि जब भी क्लोज फिगर होगी और लोग आमने सामने बैठे ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो याद रखना हमेशा उस क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन है और आमने सामने बैठे हों। अगर एक रेक्टेंगुलर टेबल है तो 2 लोग बैठे आमने सामने बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठे आमने सामने बैठ सकते हैं, 8 लोग बैठे आमने सामने बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 3 लोग अगर आमने सामने बिठाना चाहो तो नहीं हो पाएगा। देखो 3 लोगों में अगर आप बनाओगे भी तो ऐसे बैठाओगे, तो 2 लोग तो आमने सामने बैठे, बट तीनों आमने सामने नहीं बैठे, क्योंकि तीसरे के सामने कोई भी नहीं है। अगली बात समझ आप लोगों को? तो एकदम ईजी बात है कि भाई इंसान आमने सामने तभी बैठ सकते हैं जब क्लोज फिगर के अंदर जब इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ऑड नंबर ऑफ पर्सन के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे इस गोल्डन रूल का कहीं यूज़ नहीं आने वाला। आप इस बुक में क्वेश्चन करो, आप सीए इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चंस करो इसे एक है, बट सेकंड गोल्डन रूल का ऐसा कोई यूसेज नहीं है। ये गोल्डन रूल कब काम आता है? जब लोग रेलवेज, पीओ, बैंकिंग, इनके एग्जाम्स देते हैं, वहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये वाला गोल्डन रूल उस लेवल के जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे काम आता है, ठीक है ना। अगेन हम एक चीज़ समझ के आती है कि भाई जो सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग है वो कंपैरेटिवली ईजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अदर लेवल्स का है, ठीक है ना। अगर आप कभी आईएएस, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बैंकिंग की तैयारी करेंगे, रेलवेज की तैयारी करेंगे, उसका लॉजिकल रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई है, सीए फाउंडेशन का थोड़ा लो है। तो हमारे लेवल पे सेकंड पॉइंट इतने काम का है नहीं। ये है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आप लोगों को तंग करने वाला है। गोल्डन रूल है एंड वर्सेस हु। ये एंड हु का मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए इज राइट ऑफ बी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब आप मुझे बताइए कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहला वाला सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है
या दूसरा वाला सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है, यानी कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट इस वाले एग्जाम्पल को जस्टिफाई करता है, पहला या दूसरा? बताइए। दो बच्चों ने आंसर दिया, बाकी भी तो दो। पहला काजल, सेकंड आप भावना सेकंड, तो कुछ बच्चे सेकंड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट बोल रहे हैं, यानी कि गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका सेम आंसर नहीं आ रहा। तो देखिए भाई, ए इज़ राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, तो सबसे पहले तो अज्यूम करो कि सारे के सारे लोग कहाँ देख रहे हैं, अपवर्ड्स। तो ए का राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, बी का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, और सी का भी राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो सभी का राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है। तो पहला क्या कहते हैं, ए इज़ राइट ऑफ बी, क्या ए बी के राइट में है? बिल्कुल है, यानी कि ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ठीक है फर्स्ट डायग्राम में। हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अब सुनो, हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी का मतलब क्या है? ये जो हु है ये ए है या बी है, ये है एक सवाल। देखो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है। अगर ये हु ए को बोल रहा है तो पहला डायग्राम ठीक है, बट अगर हु बी के बारे में बात कर रहा है तो फिर पहला डायग्राम गलत है। तो ये हु का मतलब है क्या, बात समझ आ रही है आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? ये हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है कौन, ए है। अगर ये तो हु ए की बात करता है तो पहला डायग्राम ठीक है क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। बट अगर ये हु बी है तो फिर पहला वाला जो डायग्राम है गलत है, ठीक है ना। अब इस हु का मतलब होता है इमीडिएट मेंबर यानी कि बी। यहाँ पे हु जो है ये बी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं, ए इज राइट ऑफ बी एंड बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब क्या पहला वाला डायग्राम ठीक है? नहीं। क्या बी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट मतलब समझ आता है आप लोगों को? देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो ए है इसके राइट में बी बैठा है और ए के राइट में सी भी बैठा है, यानी ए के राइट में दोनों लोग बैठे हैं, बी एंड सी। बट अगर मैं बात करूं कि ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो एक ही पर्सन है बी। अगर यहाँ पे मैं डी भी बना दूं ना, तो बी सी और डी तीनों ही ए के राइट में बैठे हैं, तीनों ही ए के राइट में बैठे हैं, बट इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बी। इसी तरीके से डी की बात की जाए, डी के लेफ्ट में ए बी सी तीनों बैठे हैं, बट इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी, ठीक है ना। तो बी के ए इज राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, ये बात ठीक है, ए जो है वो बी के राइट में है, बी का राइट ये रहा और ए ये रहा। बट बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी होना चाहिए था, बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी कि पहला डायग्राम गलत है। दूसरा देखो, ए इज राइट ऑफ बी, क्या ए बी के राइट में है? बिल्कुल है, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ए राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर कोई भी पूछे आपसे कि ए बी के कहाँ पे बैठा है, तो सब यही तो बोलेंगे राइट में बैठा है। ये नहीं बोल सकते कि इमीडिएट राइट में बैठा है, बट ये तो बोल सकते हैं ना कि राइट में बैठा है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है सेकंड वाले सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि बी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये वाली चीज़ भी ठीक है यहाँ पर। तो बी यानी कि हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या बी है? बिल्कुल है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है इसको सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सीटिंग अरेंजमेंट जस्टिफाई कर पा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था चैप्टर कि इस चैप्टर में थोड़ी सी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और वो यही है हु वर्सेस एंड, कि एंड जब लिखा है उसका क्या मतलब है, हु जब लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो आपको क्या याद रखना है, हु मीन्स इमीडिएट मेंबर, हु के जस्ट पहले वाला जो मेंबर होगा हु उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, हु इज इक्वल टू इमीडिएट मेंबर, जो कि हमारे एग्जाम्पल में कौन है, बी है, ठीक है ना। हु से जस्ट पहले वाला मेंबर, हु से जस्ट पहले वाला मेंबर। हु जब भी आपको वर्ड दिखेगा इससे पहले कौन किसका जिक्र हो रहा था, बी का, तो ये हु बी के बारे में बात कर रहा है, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब आते हैं हम एंड के ऊपर। अब आप बताइए कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चेंज आया, पहले हु लिखा था अब एंड लिखा है, यही तो फर्क है। ए इज राइट ऑफ बी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब इस क्वेश्चन में पहला डायग्राम ठीक है या दूसरा डायग्राम ठीक है, कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है, ये आपको बताना है। और आपको हमेशा अजम्पशन लेना है कि ये सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं।
ए इज राइट ऑफ बी, तो पहले तो देखो सबका राइट ये है और सबका लेफ्ट ये है। ए इज राइट ऑफ बी, क्या ए बी के राइट में है? बिल्कुल है, बी का राइट और ये रहा ए, ठीक है ना। ए इज राइट ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अब ये एंड जो है ये किसकी बात कर रहा है? ए की। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, क्या ए सी के इमीडिएट लेफ्ट में है? बिल्कुल है। सी का लेफ्ट ये रहा और इमीडिएट लेफ्ट में ए आ गया, यानी कि पहला वाला डायग्राम बिल्कुल ठीक है फॉर दिस स्टेटमेंट। यानी कि जब हु लिखा था तो एंड बी की बात करी जा रही थी, और जब एंड लिखा है तो ए की बात की जा रही है। तो ए मतलब कौन होता है? फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर यानी कि उस स्टेटमेंट जहाँ से भी शुरू हुई है उस स्टेटमेंट का फर्स्ट मेंबर। यहाँ पे स्टेटमेंट ए से शुरू हुई है तो ए जो है वो फर्स्ट मेंबर है, और एंड जो है ये ए की बात कर रहा है, यानी कि ए इज राइट ऑफ बी एंड ए इज लेफ्ट ऑफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एंड ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बात समझ आ गई आप लोगों को? बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये है एंड वर्सेस हु का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। चलिए, तो 3 गोल्डन रूल्स हो गए। बताओ पहला क्या था? ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विथ 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। दूसरा गोल्डन रूल क्या था? कि जब भी क्लोज फिगर होगी और लोग आमने सामने बैठे होंगे तो याद रखना हमेशा इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे वहाँ पर। और अगर या फिर बोल सकते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन है और क्लोज्ड फिगर है तो वो हमेशा आमने सामने बैठेंगे, वो हमेशा आमने सामने बैठेंगे। और एंड वर्सेस होता आपका तीसरा गोल्डन रूल। चौथा क्या है? लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट वर्सेस इमीडिएट राइट। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट में फ़र्क होता है, राइट और इमीडिएट राइट में भी फ़र्क होता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए अक्षत की तो अक्षत के राइट में 2 लोग बैठे हैं, बट इमीडिएट राइट में सिर्फ एक बैठा है, प्रभात, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? फिफ्थ, आइडेंटिफाइंग द लेफ्ट एंड द राइट इन अ गिवन अरेंजमेंट। whenever it is given towards right go for anti clockwise direction and whenever it is given towards left go for clockwise direction। हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था क्या था उसका नाम? डायरेक्शन टेस्ट। उसके अंदर क्लॉकवाइज का मतलब राइट था या लेफ्ट था, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था? लेफ्ट। बट इस चैप्टर में क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स राइट एंड क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे हो रहा है? देखो भाई, पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो समझाया था वो बता रहा हूँ। अगर ये डायरेक्शन चार्ट है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। मैंने बोला कि भाई ए जो है वो स्टार्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, कुछ किलोमीटर चलता है, फिर वो राइट मुड़ जाता 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 है, और फिर वो राइट मुड़ जाता है। तो बताओ ये जो डायरेक्शन आपको दिखी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? मूविंग राइट, राइट मुड़ना यानी कि क्लॉकवाइज घूमना। अब बात करते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट की। लेट से ये एक राउंड टेबल है, इस राउंड टेबल पे ए, बी, सी और डी बैठे हैं और सबके सब फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। मुझे बताइए ए का राइट हैंड कहाँ पर होगा और लेफ्ट कहाँ पर होगा? बी का राइट हैंड कहाँ होगा और लेफ्ट कहाँ पर होगा? सी का राइट हैंड कहाँ होगा और लेफ्ट कहाँ पर होगा? और डी का राइट हैंड कहाँ होगा और लेफ्ट कहाँ पर होगा? ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, गिले शिकवे नहीं। अब एक ई आ जाता है, ई बोलता है यार ए थोड़ा सरकना, मुझे बैठना है यहाँ पर। तो ए थोड़ा सा मूव कर जाता है इधर की तरफ और इधर बी आकर के बैठ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ए राइट को मूव किया, लेफ्ट को मूव किया? राइट को। और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? राइट। आगे बात समझ आप लोगों को? फर्क समझ आया दोनों में क्या फर्क है? ठीक है ना। और क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो गया? लेफ्ट। अगर ए को बोला जाता कि भाई इधर सरको, ए लेफ्ट सरकता और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। बात समझ आ गई आप लोगों को? इजी। बट ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये 100% ट्रू नहीं है। ये 100% ट्रू क्यों नहीं है? अब इस बात को समझो। अगर ये लोग टेबल पे बैठे होते बट नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सब टेबल की तरफ नहीं देख रहे, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब मुझे बताइए ए का राइट कौन सा होता और लेफ्ट कौन सा होता? डी का राइट क्या होता, लेफ्ट क्या होता? बी का राइट क्या होता, लेफ्ट क्या होता? और सी का राइट क्या होता और लेफ्ट क्या होता? सही बनाया मैंने?
अब अगर ई आता और बी को बोलता कि भाई थोड़ा सरक ना, मुझे बैठना है यहाँ पर, तो बी अगर सरक करके इधर बैठ जाता और इधर ई आ जाता, तो आप लोग मुझे बताइए कि बी राइट को मूव हुआ या लेफ्ट को मूव हुआ? लेफ्ट को। और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस सिचुएशन में लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। यानी अब हम इस चीज़ को रट नहीं सकते कि भाई डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्लॉकवाइज मीन्स राइट और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट, चलो यहाँ पे तो रट लिया। बट यहाँ पर ये चीज़ रटना कि भाई अगर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, इस चीज़ को रटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन है क्या, लोग देख किस डायरेक्शन में रहे हैं, उसके हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? कुछ मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ लिखी गई यहाँ पर, व्हेनेवर इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हेनेवर इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट गो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कब एप्लीकेबल है? जब क्लोज्ड फिगर है और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब फेस करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तभी ये चीज़ एप्लीकेबल है, वरना अगर ये फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर होता तो यहाँ पर भी राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाता और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। चलिए, टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करते वक्त कि भाई 1 रो सीक्वेंस, 2 रो सीक्वेंस एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंगल रो में लोग बैठे होंगे, एक 2 रोज में लोग बैठे होंगे, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, एक क्लोज्ड फिगर के अंदर लोग बैठे होंगे, और इसके अंदर भी फेसिंग सेंटर हो सकता है, फेसिंग आउटवर्ड हो सकता है। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? चलो भाई, बात समझ आ गई है तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। 5 बॉयज़, तो पहले तुम 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 सीटें बना दी और सिटिंग है ना रो। अब क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो अब हमेशा अज्यूम करना कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो बताइए सभी लोगों का, इन 5 लोगों का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, ए जो है वो बी के राइट में। तो बताओ ए को कहाँ बनाऊं? ए को कहाँ बनाऊं? अब बोलोगे सर ए को बी के राइट में बनाना, बी तो पता ही नहीं कहाँ पर है। तो एक काम करो सर, पहले बी बना दो। तो मैंने क्या बोला कि भाई बी यहाँ पे बना देते हैं। सबके दिमाग में आएगा सर बीच में डाल दो, ठीक है ना? अगर मैं आप सब लोगों को बोलता कि इस क्वेश्चन को करो तो सबसे पहले आप सभी लोग बी को बीच में ही डालते। मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ अभी। अब ए इज राइट ऑफ बी, तो बताओ ए को कहाँ बनाया जाएगा? इधर, क्योंकि ए बी के राइट में है। ए इज राइट ऑफ बी यानी ए बी के राइट में है, तो मैंने पहले बी को बनाया फिर उसके राइट में ए को बना दिया। अच्छा, ए इज राइट ऑफ बी का मतलब तो ये भी है, यहाँ पर भी आ सकता है, बट हम अभी बेसिक सोल्यूशन जब कर रहे हैं तो इमीडिएट राइट लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है। क्लियर हो गया? ई जो बी के लेफ्ट में दिख रहा है आप लोगों को, बी ये रहा, बी का लेफ्ट ये रहा और ई ये रहा, बी के लेफ्ट में ई है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, बट टू द राइट ऑफ सी। अब इसका क्या मतलब है? ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। ये बट जो है किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ई के बारे में। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। जो ई है वो सी के राइट में है। बताओ क्या सी के राइट में ई है? बिल्कुल है, बट टू द राइट ऑफ सी। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्या ठीक है? बन गए एक ही बार में। बट अगर आप लोग बी बीच की जगह यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आपका एक बार में आंसर नहीं आता, तो आपको क्या करना पड़ता? उस सोल्यूशन को मिटाना पड़ता, दोबारा बनाना पड़ता। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो होता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एक ही बार में बन जाए, कि आपने एक बार फ्लो के साथ चले और आपका एकदम मैच कर गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को बनाना पड़े। अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5,
अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे शुरू करता, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, मैंने बी यहाँ पर बनाया, सभी का राइट ए है, सभी का लेफ्ट ए है, तो ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, ये हो जाता ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है, लो जी हो गया। बट टू द राइट ऑफ सी, अब ई जो है वो सी के राइट में है, ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। अब यहाँ पर तो सी बनाने की जगह ही नहीं बची भाई, बची क्या, नहीं बची, तो आप क्या बोलते हैं यार ये तो सी बनाने की जगह नहीं है, अब क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा, यही करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप ये वाला सोल्यूशन बनाते हैं कि भाई काम करते हैं, बी को जो है ना एक इधर कर देते हैं, तो होगा क्या, इधर एक जगह खाली बच जाएगी, वहाँ पर हम सी को बिठा देंगे, ठीक है ना। फिर आप ये वाली चीज़ करते हैं, बी को बीच में रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपका एक बार में सोल्यूशन नहीं आता, आपको इसको मिटाना पड़ता, काटना पड़ता, और फिर आप इस तरीके से बनाते, फिर आपका सोल्यूशन आता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सोल्यूशन आ जाए, कई बार 2 बार 3 बार 4 बार में भी सोल्यूशन आता है, तो आपको घबराना नहीं है उस चीज़ से। इसकी ट्रिक नहीं, इसकी प्रैक्टिस है। जब प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को बार बार, तो आपके दिमाग में एक सिंक बैठ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे इसको इधर बनाना चाहिए, इसको इधर बनाना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तरीके से आप इस चीज़ को कैच कर पाओगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग है आसान, है आसान, बस में आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो 20 में से 20 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जहाँ आपने प्रैक्टिस में कमी कर दी तो फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि 5 या 20 में से, 10 या 20 में से। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये की है किस चीज़ की, पेपर नंबर 3 में पास होने की, क्योंकि 20 में से 20 लाना बहुत आसान काम है, सिर्फ आप लोगों की मेहनत है, इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी है आप लोगों को। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं तो हमने देखा ही नहीं भाई, ये तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया जो कि हमारा एक बार में ठीक बैठ गया था। हु इज़ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सेकंड कौन है, ई, ये है, ये आपका लेफ्ट हैंड, इससे सेकंड कौन है, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, लेफ्ट हैंड से ई बैठा है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट गलत बनाया होता तो यहाँ पर ई की जगह कोई और आ रहा होता, आपका आंसर भी गलत हो जाता, ठीक है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या है कि भाई अरेंजमेंट ठीक बना दो तो आंसर आ जाएगा, गलत बनाया दो तो आंसर गलत आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपके पास सोल्यूशन पीडीएफ एक बार उसमें चेक करना, मुझे तो आंसर इनके रटे हुए नहीं है, मुझे तो बनाकर ही बताना पड़ेगा, और अगर मैंने अभी बना दिया तो होमवर्क नहीं रह जाएगा। एक बार सोल्यूशन पीडीएफ में देखना। होमवर्क देखो, लॉजिकल रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा होमवर्क करो ना उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है ना, इसलिए मैं होमवर्क ज़्यादा दूंगा आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि अगर मैंने बैठ के सारे क्वेश्चन करा दिए ना आप लोगों को और एक क्वेश्चन आपको नया दे दिया कि इसको करो, तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है। फिर इट्स बेटर कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को करो अच्छे से और फिर डाउट्स पूछो। 6th क्वेश्चन में करा देता हूँ। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, सिटिंग इन अ रो, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, S जो है वो नेक्स्ट टू P बैठा है बट नॉट T। बताओ जी, ये स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करोगे। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, यानी कि T इधर नहीं आ सकता है बट T इधर भी आ सकता है और T इधर भी आ सकता है। S जो है वो P के बगल में बैठा है बट T के बगल में नहीं बैठा, ये बोलना चाह रहे हैं। S जो है वो P के तो बगल में बैठा है बट T के बगल में नहीं बैठा, यानी T जो है वो आप P के बगल में रख सकते हो और S का एक छोड़ करके एक जगह पे रख सकते हो, बट यहाँ पे आप T नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे T लिख दिया तो आप पहले वाले स्टेटमेंट को वायलेट कर दोगे। आई बात समझ इतनी, हाँ या ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, K जो है वो R के बगल में बैठा है। देखो, अगर मुझे K और R को बाजू बाजू बिठाना है तो मुझे T यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मैं T यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे लिखा रहने दूँ तो मैं उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाऊँगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि आपको K और R को आजू बाजू में बिठाना है और K और R बाजू बाजू में बैठ ही नहीं पाएंगे इस सिचुएशन में। तो आपको समझ आ गया कि T जो है उसकी जगह ये है और K और R की जगह ये है अभी के लिए, ठीक है ना। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। हु, अब ये बताओ हु कौन है, R इमीडिएट मेंबर, हु मतलब इमीडिएट मेंबर। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, R जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट ये है, एक्सट्रीम राइट ये है, तो अभी तो मेरा गलत हो गया, बट इसमें अगर मैं R और K कर दूं तो ये ठीक हो गया।
अब क्या क्वेश्चन वायलेट हो रहा है मेरा, ये बताओ। एफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एफ जो है पी के नेक्स्ट बैठा है, एफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ठीक है ना, बट नॉट टी, और टी के बाजू में नहीं बैठा तो टी को मैंने इधर बैठा दिया। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के जो है वो आर के आजू बाजू में बैठे हैं, के और आर आजू बाजू में बैठे हैं। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, और जो आर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है, ये भी ट्रू हो गया। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो पहले वाली सिचुएशन में चीज़ गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने उसको सिर्फ चेंज कर दिया, इस तरीके से चेंज किया कि क्वेश्चन वायलेट ना हो, क्वेश्चन वायलेट नहीं होना चाहिए। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, और जो टी है वो के बाजू में नहीं बैठा, टी जो है वो के बाजू में नहीं बैठा हमारे सोल्यूशन में, ठीक है ना। हु इज या आर एडजेसेंट टू एफ, बताओ एफ के एडजेसेंट यानी आजू बाजू कौन लोग बैठे हैं, तो हम बोलेंगे के और पी बैठे हैं, ऑप्शन ए। आ गई बात समझ आप लोगों को, कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है जी। देखो सुपर इजी क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। अच्छा आपके एग्जाम में नहीं आया, सॉरी, मैट जो होता है ना एमबीए के लिए, कैट मैट के एग्ज़ाम होते हैं, तो मैट 2011 में क्वेश्चन आया था, आपके एग्ज़ाम में नहीं आया। बट कैसे होगा, जल्दी से खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ये मत सोचना कि बड़ा है तो मुश्किल है, इजी क्वेश्चन है। टू बुक्स ऑन TQM, 3 books on industrial relations and 1 book on economics, 1 book on economics। ट्राई करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर सही दे देंगे। बताओ भाई, चलो भाई देखो, क्वेश्चन है सुपर इजी। पहली बात तो क्योंकि एक के ऊपर एक बुक्स रखी हैं, तो हमें इसके लिए जो लाइन बनानी है वो वर्टिकल लाइन बनानी है, ना कि हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बुक्स हैं। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से अगर काउंट की जाए, द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है ना। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो IR की 3 बुक्स हैं, तीनों बुक की प्लेसमेंट हमें पता चल गई, तो इसको मैं काट देता हूँ, ये रही IR, ये रही IR एंड ये रही IR। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM, ये जो 2 बुक्स हैं IR की, ये TQM की 2 बुक्स के बीच में है, तो हमें पता है कि एक TQM यहाँ पे आएगा और एक TQM यहाँ पर आएगा। बात समझ आ गई। TQM की 2 बुक्स थी, दोनों खत्म। आगे देखो, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि ये वाली की बात कर रहा होगा, इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल बिहेवियर। एक मिनट को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो 1 बुक ऑन IR इज इन बिटवीन बुक्स ऑफ OB एंड OB, ये लिखा है।
वन बुक ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वाइल द बुक अबव द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज द बुक ऑफ TQM। इको की बुक के ऊपर किसकी बुक है? TQM की बुक है, यही लिखा है। वाइल द बुक अबव द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक के ऊपर जो बुक है वो किसकी बुक है? TQM की बुक है। विच बुक इज लास्ट फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से लास्ट बुक किसकी है? इको की है। आ गई बात समझ आप लोगों को? तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं देखा जाए तो। आपकी ओबी की भी 2 बुक्स खत्म हो गई थी, आपकी सिर्फ 1 बुक बची थी इको की। अब सारी बुक यहाँ पे फिट हो चुकी है, तो इको की बुक आपको लास्ट में ही फिट करना था। जब आप इसको यहाँ पे फिट कर दे तो आपकी आखिरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती कि भाई इको की बुक के ऊपर TQM की बुक है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता। तो बताओ ऊपर से देखा जाए तो लास्ट बुक कौन सी है? इको की है। Six persons MNOPQR आर सिटिंग इन 2 rows। ठीक है जी, ये 2 रो का क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हैं MNOPQR आर सिटिंग इन 2 rows विथ 3 person इन ईच रो। हर रे में 3 person हैं। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि ये लोग इधर देख रहे हैं और ये लोग इधर देख रहे हैं। तो नीचे वाली रो के लिए सभी लोगों का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। ऊपर वाली रो में सभी लोगों का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? वर्टिकल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा उससे भी। ठीक है ना? ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? Q इज नॉट एट एनी एंड ऑफ एनी रो। Q जो है वो दोनों ही रोज के एंड पे नहीं है, यानी कि Q या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। इसके अलावा कहीं और Q बनाया तो पहली स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगी। तो Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के लेफ्ट में है। P जो है वो R के लेफ्ट में, कौन से लेफ्ट में? सेकेंड लेफ्ट में। दोबारा पढ़ो, P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। तो पहले तो R बनाते हैं, और R ऐसे बनाओ कि R का लेफ्ट बचे। अगर आप यहाँ पे R बना देते हो तो R का लेफ्ट बचेगा ही नहीं लिखने के लिए। ठीक है ना? तो R मैंने बनाया यहाँ पर, और इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट ये आ गया, और यहाँ पे क्या बना दिया? P। आप बोलोगे सर नीचे वाली रो में ही क्यों बना रहे हो? यहाँ पर भी तो लिख सकते थे आप R का पहला लेफ्ट और R का दूसरा लेफ्ट, और यहाँ पे P लिख सकते थे। तो चलो जी, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है? तो Q 2 जगह आ सकता था, मैंने दोनों जगह फिट कर दिया। P और R 2 जगह आ सकते थे, मैंने दोनों जगह फिट कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि किसी एक जगह लिखता तो आप बोलते सर दूसरी जगह क्यों नहीं। ठीक है ना? तो मैंने दोनों जगह फिट कर दिया अभी के लिए। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। O इज नेबर ऑफ Q। अब जो O है वो Q का नेबर है। अब यहाँ से हमारी सिचुएशन है ना बहुत क्लियर हो जाएगी। O जो है वो Q का नेबर है। अब या तो आप ये वाला Q हटाओ या ये वाला Q हटाओ, क्योंकि अगर आप ये वाला Q यहाँ पे लिखते हो P और R को यहाँ रहने देते तो O नेबर ही नहीं बन पाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो हमने क्या किया, ये वाला Q हटा दिया। ठीक है ना? ऊपर वाला रहने दिया। और अब क्योंकि मुझे Q का नेबर बनाना है O एंड R, तो मैंने यहाँ पे O लिख दिया। अच्छा, O यहाँ पर भी आ सकता है तो यहाँ पर भी आ सकता है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? ये वाला स्टेप समझ आया आप लोगों को? Q का नेबर O है। यहाँ पर POR मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर PQR मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर Q का नेबर O बना ही नहीं पाऊंगा मैं। तो अगर मुझे Q का नेबर O बनाना है तो मुझे नीचे से Q हटाना पड़ा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था कि मैं Q जो है वो नीचे से हटा देता। Q जो है वो नीचे से हटा देता। नहीं, पहले भी तो मैंने नीचे से हटाया था, सॉरी, ऊपर से हटा देता। अगर मैं Q को ऊपर से हटा देता हूँ, नीचे रहता है, तो Q का नेबर कौन है? O। तो मुझे O जो है या तो इधर लिखना पड़ेगा या इधर लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पर भी 2 ऑल्टरनेट सोल्यूशन है बेसिकली, कोई भी एक कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा। ठीक है ना? यकीन नहीं होता तो मैं एक काम करता हूँ, ये है सभी का लेफ्ट, ये है सभी का राइट, ये लोग इधर की तरफ देख रहे हैं, और ये है सभी का राइट, ये है सभी का लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, P और R जो है वो नीचे रहने देता हूँ, P और R। Q जो है वो ऊपर रहने देता हूँ, और O जो है वो Q का नेबर बना देता हूँ। ठीक हो गई बात? समझ आ गई इतनी? ठीक है, अब आगे देखो।
Q is not at the end of any row, P is second to the left of R, O is neighbor of Q and diagonally opposite of P। बताओ ये and जो है किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? O के रिस्पेक्ट में। हमने क्या बोला था, and का क्या मतलब होता है? सेंटेंस का पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर। यहाँ पे कौन है? O है। एंड डायगनली अपोजिट ऑफ P, जो O है वो P के डायगनली अपोजिट है, O जो है वो P के डायगनली अपोजिट है, तो मुझे ये वाला O हटाना पड़ेगा क्योंकि O जो है वो P के डायगनली अपोजिट है। बात समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ पे कौन सा हटाना पड़ेगा? P एरा, ये वाला O हटाना पड़ेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है? ये दो सोल्यूशन अभी तक दोनों सही हैं, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। O इज नेबर ऑफ Q एंड डायगनली अपोजिट ऑफ P। N इज नेबर ऑफ R, N जो है वो R का नेबर है, N जो है वो R का नेबर है। अब देखो कितने लोग थे बताइए? M N O P Q R, कौन रह गया? M N O P Q R, कौन रह गया? M N O P Q R, बाकी सब आ गए। तो M की एक ही जगह बची, वो मैंने वहाँ पे M लिख दिया, ठीक है ना। Who is in front of N, ये पूछ रहा है कि N के फ्रंट में कौन है? दोनों ही सिचुएशन में Q है। आ गई बात समझ? ठीक है ना, आ गया आंसर। अच्छा, क्वेश्चन बोलता कि बताओ R के डायगनली अपोजिट कौन है, तो इस केस में भी M होता और इस केस में भी M होता। अगर क्वेश्चन पूछते हैं M के अपोजिट कौन है, तो इस क्वेश्चन में भी P होता और इस क्वेश्चन में भी P होता, इस केस में भी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके आंसर सेम ही रहते हैं, सबके आंसर सेम होते हैं। अगर पूछते कि भाई बताओ N के राइट में कौन है, तो यहाँ पे भी N के राइट में R है और यहाँ पर भी N के राइट में R है। आ गई बात समझ? कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता उसका सोल्यूशन सेम ही होता। ओके, यानी कि मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकते हैं विद सेम आंसर्स। ये मत सोचना कि मल्टीपल सोल्यूशन नहीं हो सकते। यहाँ पर देखो दो अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, कोई भी क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 6 persons ABCDEF आर सिटिंग इन 2 rows 3 in each row। ये आपको खुद करना है, कर लोगे? बताओ जी, यहाँ से हटा देना। ये सेकेंड पॉइंट दो बार आ गया, यहाँ पे रोमन में भी लिख दिया और नंबर न्यूमेरिकली भी लिख दिया। ये खुद करना है आप लोगों को। अभी करोगे या होमवर्क पे करोगे? होमवर्क में करोगे। ये वाला भी आपको होमवर्क करना है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों को डाउट आता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों डाउट आता है। एक बार आप ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी 11th वाला। बट मैंने बहुत सारे बैचेस में देखा है काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को डाउट में पूछते हैं। हो गया? गुड, यही इसका आंसर है। इसका मुझे याद है इसलिए क्योंकि बहुत बार पूछते हैं बच्चे, तो मुझे याद है इसका मोहन आंसर है। सबको मोहन आ रहा है? हाँ जी, फिर मैं करा ही नहीं रहा अगर सबका आ रहा है तो, ठीक है ना। हाँ जी, काजल, भावना, सबको मोहन आ रहा है, ठीक है, सही है, इसका आंसर मोहन है। किसी का नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना डाउट में।
12th क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? करो। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। करो भाई, आगे खुद करो ट्राई। इसका आंसर मुझे पता नहीं है, सॉल्व करके ही पता चलेगा। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो शुरू करें फिर। हाँ जी, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सभी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। तो पहले तो बी बना लेते हैं, और बी के लेफ्ट में सी बना देते हैं। सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया, सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ डी। सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ डी। जो ये बट है ये किसकी बात कर रहा है? सी की बात कर रहा है। सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी बट सी इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ डी। ठीक है ना, बट जो है सी की बात कर रहा है, यानी कि सी जो है वो डी के राइट में बैठा है। तो डी किधर बनाया जाए कि सी राइट में देखे? इधर बनाया जाएगा, तभी तो डी का राइट सी आएगा। ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, ए सिटिंग राइट टू बी, ए इज सिटिंग राइट टू बी। बी बनाते हैं पहले, और ए, अच्छा बी तो पहले से बना हुआ है, ए यहाँ पे बना देंगे। ए सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ठीक हो गया। ए सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई। बताओ जी ई और एफ कहाँ बनाऊँ? एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई अगर ये है तो एफ ये हो जाएगा। और क्या ई के राइट में एफ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई बट लेफ्ट टू डी। अभी बट किसकी बात कर रहे हैं? एफ की। एफ जो है वो कहाँ बैठा है? ई के राइट में बट बी के लेफ्ट में। अब बी का लेफ्ट तो यहाँ पर तो बी आ गया यहाँ तक, यानी डायग्राम क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? दोबारा C इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। अब मैं जो B है ना वो इधर की जगह इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा है? C इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B। C जो है वो B के लेफ्ट में बैठा है। C सिटिंग लेफ्ट ऑफ B बट ऑन द राइट ऑफ D। बट जो C है वो D के राइट में बैठा है, ठीक है जी। A इज सिटिंग राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में बैठा है। लो जी यहाँ पर आ गया। ए सिटिंग राइट ऑफ बी। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट ऑफ डी। बट एफ जो है वो डी के लेफ्ट में। अब ठीक हो गया? हो गया, ठीक है ना। एफ इज सिटिंग टू द राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई। एच जो है वो ई के लेफ्ट में है। ई ये रहा, ई के लेफ्ट में एच है, यानी कि ये डायग्राम अगेन गलत हो गया। बट इसको मैं ठीक कर सकता हूँ जल्दी। कैसे?
ऐसे। ये जो मैंने आखिरी वाला था इसको हटा करके पहले कर दिया। अभी भी 8 ही लोग हैं यहाँ, ठीक है ना। तो एच सिटिंग लेफ्ट टू ई, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। अब बताओ मिडल में कौन बैठा है? डी। ये आ गया, आ गई बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन का एक भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं करना। ये नहीं कि आपने इधर से उधर चेंज किया उसकी वजह से कोई स्टेटमेंट वायलेट हो जाए, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो आप लोगों को तो क्या करना है, आप लोगों को ये क्वेश्चन ये जो आपने एच इधर शिफ्ट किया है ना, इसके बाद दोबारा हर एक स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कि कोई चेंज तो नहीं होगी गलती से, कोई स्टेटमेंट गलती से चेंज तो नहीं हो गई, ठीक है ना। आपको दोबारा देखना है, और अगर नहीं हो रही होगी तो आपका आंसर ये सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाता। तो यही काम करना होता है इस चैप्टर के अंदर, आपको स्टेटमेंट पढ़ के लोगों को बिठाना है, ठीक तरीके से बिठाना है। फिर एंड में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मिडल में कौन है, इसके राइट में कौन है, उसके लेफ्ट में कौन है, आपको उसको आंसर देना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन और करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, 5 है, बल्कि 5 क्वेश्चन हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ए टू एच आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, ए से लेकर के एच तक जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, फेसिंग नॉर्थ, और जो लाइन है वो नॉर्थ को फेस करती है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ को फेस करती है। अच्छा ए टू एच कितने लोग होते हैं? 8। एच याद आ रहा है, एच का नंबर कोड 8, तो 3 तो हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है जी, 8 लोग बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए टू एच आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब मैं ए से लेकर के एच तक भी लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है वो लेफ्ट में बैठता है जी के, और कौन सा लेफ्ट? फोर्थ लेफ्ट। सी जो है, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो पहले तो जी बनाते हैं, ये रहा। और जी का लेफ्ट क्या होगा? ये इधर साइड 1 2 3 4, तो सी इधर आ जाएगा। आगे बात समझ। अच्छा जी इधर भी आ सकता था, और इन दैट केस सी इधर आता। जी इधर भी आ सकता था, इन दैट केस सी इधर आता। और आखिरी जी इधर भी आ सकता था, और इन दैट केस सी इधर आता। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो जी और सी की 4 पॉसिबल सिचुएशंस थी, बट हम अभी पहली वाली को ही मान के चलते हैं, अगर चेंज होगा तो हम कर लेंगे बाद में। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी। डी जो है वो जी के राइट में बैठता है, तो अगर जी ये है तो 1 और 2, डी इधर बैठता है, सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है जी। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है जी। तो हम एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम सी और जी की पॉसिबल सिचुएशंस बनाते हैं तो उसमें 2 तो कैंसिल आउट हो जाती, जिसमें सी इधर और जी इधर आ रहा था, और सी इधर और जी इधर आ रहा था, क्योंकि उसमें फिर सेकेंड राइट बचता ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी प्रैक्टिकली 2 सिचुएशन और बन सकती थी कि भाई सी इधर आता, जी इधर आता और डी इधर आता, ये भी एक सिचुएशन बन सकती थी। 2 ही रह जाती, 4 में से 2 रह जाती, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 ही लोग बैठते हैं। अब देखो डी तो ये रहा, इधर तो मैं जा नहीं सकता, इधर जा सकता हूँ, तो ए इधर बनाना पड़ेगा, तभी तो ए और डी के बीच में 2 लोग आएंगे। आगे बात समझ आप लोगों को? ए और डी के बीच में 2 लोग तभी तो आएंगे जब मैं ए इधर प्लेस करूँगा, तो ए इधर आ गया, ठीक है जी। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। बी और एफ इमीडिएट नेबर्स हैं, तो देखो इमीडिएट नेबर्स बनाने की जगह सिर्फ इधर बची है, और मैं बी और एफ कहीं और लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बी और एफ इधर लिख दे तो इमीडिएट नेबर्स नहीं है फिर वो, ठीक है ना। तो एक ही जगह बची है, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो अभी तक क्वेश्चन एकदम स्मूथ चल रहा है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं, ये भी ठीक चल रहा है। यानी अगर मैं एफ और बी लिख देता तो वो चीज़ गलत हो जाती। बी और एफ लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, H इज नॉट नेबर ऑफ D, और जो H है वो D का नेबर नहीं है। ये दिक्कत हो गया। अब मैं H कहीं भी लिखूंगा और D का नेबर बन जाएगा। हो गया, क्योंकि H के लिए दो ही जगह बची है और उन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, D का नेबर बन रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो। मुझे अपना क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। क्या था, C सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, तो मैं G इधर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं, G मैं इधर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं, C सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4, ठीक है जी। C सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, C सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, तो G का लेफ्ट 1 2 3 4, ठीक है जी। पहले क्या हुआ था, ये C इधर था, G इधर था, याद है आप लोगों को? मैंने सिर्फ इस चीज़ को चेंज किया। C सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, D जो है वो G के सेकंड राइट पे बैठता है, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में फिर 2 लोग बैठते हैं। B एंड F आर इमीडिएट नेबर्स, B और F जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं ऑफ ईच अदर। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, B जो है वो A का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। H इज नॉट नेबर ऑफ D, H जो है वो D का नेबर नहीं है, यानी H इधर आ गया। आगे बात समझ आप लोगों को, H इधर आ गया। अब A आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, B आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, C आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, D आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, E नहीं आया, तो E की है ये वाली जगह, E भी आ गया, F आ गया, G आ गया और H भी आ गया, ये जगह बन गई E की। समझ आ गया आपको प्लेसमेंट्स? हाँ, प्लेसमेंट समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। Who among the following sits exactly in the left and the person who sits from the right? अभी इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये फ्रॉम करना है। Who among the following sits exactly in the left from the person who sits sixth from the right? तो पहले तो देखो sixth from the right कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये है। Who among the following sits exactly in the left, तो इसके exactly लेफ्ट में कौन बैठता है, C बैठता है, ठीक है ना। इसके exactly लेफ्ट में कौन बैठता है, C बैठता है। From the person who sits sixth from the right, तो मैं बताने की जो पर्सन सिक्स फ्रॉम द राइट बैठता है, इसके exactly लेफ्ट में कौन बैठता है। बात समझ आ गई आप लोगों को। Who among the following sits third to the right of C, C के थर्ड राइट पर, 1 2 3 कौन बैठा है, A बैठा है। आंसर आ गया A। In which of the following represent person seated at the two extreme end of the line, H और D? आखिरी वाला ऑप्शन, ठीक है जी। What is the position of H with respect to F? H की क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू F? H की क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू F? तो F के कहाँ पर बैठा है H? लेफ्ट में बैठा है। कौन से लेफ्ट पे बैठा है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन A एंड E? A और E के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 1। आई बात समझ। अब इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें पता है दिक्कत क्या होती है एग्जाम में, अगर आपने ये गलत बनाया तो आपके 3 या 4 नंबर गए, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात समझ आ गई कि अगर ये गलत बन गया तो 3 4 नंबर गए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया बड़ा और उसके सब पार्ट्स पूछ ले 1 नंबर के, ये 1 नंबर के आएंगे जितने भी पार्ट हैं। इसमें 5 पार्ट है तो 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा 5 नंबर का, अगर आपने यही गलत बना दिया तो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना इन चीज़ों पर। 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 5, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये है मेरी बुक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कोई नहीं कर पाया, कोई कर ही नहीं पाया आज तक यार। कहाँ से उम्मीद करो तुम लोग कर लोगे, लो ट्राई कर लो, और क्या, कितना टाइम लेना है बताओ। ये हिस्ट्री है, जितने भी बैचेस अब तक मैंने पढ़ा दिए कोई नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को। अब तुम में से कोई एक्सेप्शनल दिमाग का है तो भाई कर लेगा, और क्या बोलूँगा। हाँ
एक्शन दिया, ऐसी बात नहीं है। ट्राई कर लो, मैं तो यही बोलूँगा। जब लगे कि सर करा दो, नहीं हो रहा तो बता देना, बट ये नहीं कि आधे घंटे बाद बोल रहे हो। एक मिनट रुक जाना बस। करते रहो तुम लोग, क्वेश्चन करते रहो।
चलो पूनम ट्राई कर ले, अब कर ले। भावना कुछ हुआ? काजल? यार देखो अभी और भी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्यन कर रहे हैं, देखो आर्यन होने वाला है। इस क्वेश्चन के बाद एक ही चीज़ होती है, दिमाग खराब। सब दिमाग खराब हो गया, हुआ नहीं क्वेश्चन बट इरिटेट हो गया। PFALO है तो मुश्किल थोड़ा सा, मैं इसलिए बोला था सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। चलो सुनो 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 सुनो, अब ट्राई करते रहोगे सर दर्द हो जाएगा, मैं कर ही देता हूँ। सबके सब कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? वेस्ट। अगर वेस्ट को फेस कर रहे हैं तो सभी का राइट कौन सा होगा और लेफ्ट क्या होगा? इतनी बात क्लियर है? आगे सुनो, B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फिक्स्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि भाई बीच में 8 पोजीशन है कहाँ पे बैठे होंगे, तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। H, G सिटिंग लेफ्ट ऑफ D एंड H सिटिंग टू द राइट ऑफ J, होल्ड। ठीक है ना? अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A, E और A के बीच में 4 लोग हैं। अब मुझे ये तो पता है कि E और A के बीच में 4 गैप खाली छोड़ दें, बट कहाँ लिखूँ E एंड A, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। होल्ड। I इज नॉर्थ ऑफ B एंड F इज साउथ ऑफ D। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ कि भाई ली जा सकती है। I इज नॉर्थ ऑफ B का क्या मतलब है? I B के ऊपर है। I B के ऊपर है। I इज नॉर्थ ऑफ B एंड F इज साउथ ऑफ D, इसका क्या मतलब है? D अगर ये है तो F ये है। अच्छा, ये जो I B D F थे ये मैं ऊपर भी कहीं कर सकता था, बट अभी मैंने अभी के लिए इधर कर लिया, आगे चल के चेंज करना पड़ेगा तो कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये वाला पॉइंट मैंने कर लिया। फिर J इज बिटवीन A एंड D, अच्छा J इज बिटवीन A एंड D एंड G इज इन बिटवीन E एंड F। तो क्या बोल रहा है कि जो J है वो A और D के बीच में है, J जो है वो A और D के बीच में है। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ तो मुझे ये वाले पॉइंट पुट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी मैंने हटा दिया, यानी इस पॉइंट को भी मैं होल्ड पर डाल रहा हूँ। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसके अंदर देखो देखा जाए 6 लोगों की प्लेसमेंट हो जाएगी, दिख रहा है आप लोगों को? एक अकेले पॉइंट में 6 लोगों की प्लेसमेंट हो रही है, तो ये पॉइंट सबसे पहले उठाएंगे हम लोग। तो J इज़ बिटवीन A एंड D, तो मैंने एक बनाया A, एक बनाया D और इनके बीच में बना दिया J। एंड G इज़ इन बिटवीन E एंड F, जो G है वो E और F के बीच में है। G जो है वो E और F के बीच में है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन H एंड C, H और C के बीच में 4 लोग हैं। अब अगेन दिक्कत आ गई, H और C के बीच में 2 लोग हैं, सॉरी। अब H और C बनाओ कहाँ पर? बैठ सकते हैं, बैठेंगे भी क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वो ठीक कर देता हूँ, वो उस पॉइंट में अभी आया ही नहीं था, मैंने अभी सिर्फ इस पॉइंट को प्लेस किया था, इस पॉइंट को मैंने होल्ड पे डाला था। उस पॉइंट को पढ़ोगे तब वो चेंज होगा, आपने पहले बोलते तो मैं पहले चेंज कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एक करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको ले करके जाना है आगे। अगर मैंने एक ही बार में बोल दिया कि इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी तब वो समझ नहीं पाओगे कि उसको उस तरह लेके कैसे जाना है। इसलिए मैं गलतियाँ करूँगा बार बार आप लोगों को समझाने के लिए। एक ही बार में सही कर दिया ना मैंने तो आप लोगों को आइडिया नहीं मिलेगा और डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो J इज़ बिटवीन A एंड D, J जो है वो A और D के बीच में है, J जो है वो A और D के बीच में है, और G है E और F के बीच में, G है E और F के बीच में। अब देखो इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे आ जाओ। I इज़ नॉर्थ ऑफ B एंड F इज़ साउथ ऑफ D, चलो इसको भी छोड़ो, इस पर आ जाओ।
तेरा 4% बिटवीन ई एंड ए। देखो ई भी है, ए भी है, बट इसके बीच में 4% नहीं है। यानी कि मैंने जो 5th पॉइंट की प्लेसमेंट करी है उसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। सुधारे, ठीक है ना। कैसे लिखूँ मैं 5th पॉइंट को कि जो 3rd पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो जाए? ई को टॉप मोस्ट रख दीजिए, टॉप को देख नीचे, एक नीचे, तभी 4 बन जाएगा। अगर मैं ए और डी को यहाँ से हटा करके ए और डी को यहाँ पर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 4 बन नहीं है तो 1 2 3 4 है, तो 4 ही हैं। तेरा 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और एक के बीच में 1 2 3 4 लोग आ गए। आई बात समझ? ठीक है। फिर आई इज़ नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी के नॉर्थ में है। अब आई और बी कहाँ बना है भाई? ना आई है ना बी है। आगे क्या लिखा है? एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ है ये रहा, एफ इज साउथ ऑफ डी। अब ये भी गलत हो गया भाई, एफ तो डी के नॉर्थ में हो गया यहाँ पर। अब क्या करें? ए जे डी, ए जे डी, मैं लिख रहा हूँ ए जे डी ऊपर से, ए जे डी, ठीक है ना। और एफ जी ई, एफ जी ई। अब दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जे इज़ बिटवीन ए एंड डी, जे जो है वो ए और डी के बीच में है, ठीक हो गया ये वाला, ठीक है ना। जी इज़ इन बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, ठीक हो गया ये वाला। फिर देर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, सही हो गया ये वाला। आई इज़ नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी के नॉर्थ में है। अच्छा बी अभी यहाँ पे है नहीं, तो आई इज़ नॉर्थ ऑफ बी बना देते हैं, ठीक है ना। एंड डी और क्या लिखा था? एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ जो है वो डी के साउथ में है, ये भी हो गया। आगे बात समझ? हाँ या ना? ठीक है ना। तो मैंने पहले बनाया गलत हुआ, फिर बनाया गलत हुआ, फिर मैंने दोबारा बनाया और इस बार वो ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। अब देर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं। अब एच और सी कहाँ बना है? एच और सी के बीच में 2 लोग मैं डाल ही नहीं पा रहा। एक तरीके से डाल सकता हूँ सिर्फ, वो तरीका क्या है? अगर मैं ई को यहाँ पर आखिरी बना दूँ और जो एक स्पेस मैंने यहाँ पे हटाई है उस प्लेस को मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, और अब आई और बी जो है मैं आई और बी ऐसे बनाऊँगा। आई बात समझ? ठीक है ना। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, एक एक पॉइंट को। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। हमने सबसे पहले इस वाले पॉइंट को पिक किया कि उसमें 6 चीज़ें कवर हो रही थी, 6 लोग कवर हो रहे थे आउट ऑफ 8। जे इज़ बिटवीन ए एंड डी, जे जो है वो ए और डी के बीच में, ठीक है। जी इज़ इन बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ के बीच में, ठीक है, यानी 5th पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर देर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये पॉइंट भी ठीक हो गया। आई इज़ नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी के नॉर्थ में, ठीक हो गया। और क्या लिखा था? एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ जो है वो डी के साउथ में, ये भी ठीक हो गया, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर अगला ये वाला पॉइंट देखते हैं। देर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो एच यहाँ पे भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है, एच यहाँ पर भी हो सकता है, हो सकता है। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कर दी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, क्या बी और एफ एजेस पे बैठे नहीं, बी इधर ये रहा और एफ इधर ये रहा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठे, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। बताओ जी, क्या जी डी के लेफ्ट में है? बिल्कुल है, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, ठीक हो रहा है। एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, क्या एच जे के राइट में है? बिल्कुल है। ये देखो ऊपर ये सब राइट साइड है, ऊपर राइट लिखा है और ये पूरी लेफ्ट साइड है, नीचे एफ एल लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या कोई भी पॉइंट वायलेट हो रहा है? पढ़ लो दोबारा एक बार पूरा, अगर नहीं हो रहा तो हमने बिल्कुल ठीक बनाया।
सही है, यानी ये पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है, यानी ये दो अल्टरनेट सोल्यूशन है समझ लो, एक एच आई बी सी ए जे डी एफ जी ई और एक सी आई बी एच ए जे डी एफ जी ई। दो सोल्यूशंस हैं, दोनों बिल्कुल सही सोल्यूशंस हैं। आओ जब क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग एट दी 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट से अगर काउंट किया जाए तो 7th प्लेस पे कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ जी कौन बैठा है? या तो सी या फिर एच। तो हम किसको टिक करेंगे? डी ऑप्शन को, आइदर सी और एच। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। बताओ जी कौन डेफिनेटली किसी न किसी एक एंड पे बैठा है? ई। हम एच नहीं बोल सकते, सी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दो अल्टरनेट सोल्यूशन है, एच भी हो सकता है सी भी हो सकता है, बट ई तो डेफिनेटली बैठा है एक एंड पर, ठीक है ना। फिर हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के इमीडिएट नेबर कौन है? बी एच या बी सी? तो बी एच और बी सी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी एच और बी सी दोनों ऑप्शन सही है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो डी ऑप्शन क्या होता? आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, बोथ नहीं होता, आइदर ए और बी, ठीक है ना, आइदर ए और बी। आइए जी 21st, हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डी एरा 1 2, कौन बैठा है? जी। if G and A interchange their positions then who becomes the immediate neighbor of E। अगर G और A अपनी पोजीशन चेंज कर ले, कौन कौन? G और A, तो बताओ E के नेबर्स कौन हो जाएंगे? A हटा दिया और G हटा दिया। A और G अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले तो बताओ किसके नेबर्स? E के नेबर्स कौन कौन हो जाएंगे? तो बताओ E के नेबर्स कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, सिर्फ ए, सी ऑप्शन। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, लॉजिक क्वेश्चन कंप्लीट। ये था इसका सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन इजी तब होता जब आप आइडेंटिफाई कर पाते कि पहले किस पॉइंट को पिक करें लिखने के लिए। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट से शुरुआत करते हैं, आप अटकते ही रह जाते हैं, आप कभी इस पर पहुंच नहीं पाते। थर्ड से नहीं, सबसे पहले उस पॉइंट से शुरू करो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कवर हो रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन में था 0.5, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितने लोग थे? ए से लेकर के जे तक 10 लोग थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 10 में से 6 लोग एक ही पॉइंट में कवर हो रहे थे, फिफ्थ पॉइंट में, जे ए डी जी एफ ई जी ई एफ। तो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को उठा लिया कि भाई 6 लोग तो यहीं पे कवर हो गए, लो जी इसको, इस इन्फॉर्मेशन को पहले फिट करो। इन्फॉर्मेशन फिट करने के बाद वायलेट हो रहा था जो आपने बोला थर्ड पॉइंट, कि सर ई और ए के बीच में 4 लोग हैं नहीं। फिर मैंने उनको रीशफल करके फिट किया, इस तरीके से फिट किया कि इनके बीच में 4 लोग आ जाएं। फिर हमने एक प्रॉब्लम फेस करी कि आई इज नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, ये चीज़ नहीं हो रही थी, एफ इज साउथ ऑफ डी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो हमने इसको वापस से ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, जो नीचे था ऊपर लिखे 3 लोग और जो 3 लोग ऊपर थे वो नीचे लिखे, फिर जाकर के वो चीज़ सेटिस्फाई करी। तो एक एक करके हम आगे बढ़े, बट हमारी डायरेक्शन क्या थी? हमने सबसे पहले 5th पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है ना। आप किसी और पॉइंट से स्टार्ट करोगे आपका क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चले भाई, अब ये जो क्वेश्चन है 23rd, ये वाला ट्राई करो आप लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक दिक्कत है, और दिक्कत है सिर्फ एक कि 8% P2W में के बीच में M नहीं आता, और यहाँ पे क्वेश्चन में M की भी बात की जा रही है। तो आपको क्या करना है, M की जगह S लिख देना है, हर जगह S, ठीक है ना। यहाँ पे S, इनके ऑप्शंस में भी जहाँ पे भी M दिखेगा वहाँ पे क्या कर देना है, S। यहाँ पे तो SV, MV की जगह SV, बस। तो S 4 जगह S लिखना है आपको, M की जगह 4 जगह M दिखेगा, उन 4 जगह आपको S लिखना है। बाकी क्वेश्चन अब ठीक है, ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। एक बार अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना जो अभी किया हमने 18th क्वेश्चन, उसके बाद तो सब आसानी लगेगा। चलो भाई देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 8% P2W sitting in front of are sitting in front of one another in 2 rows। ओके जी, P Q R S T U V W 8 लोग हैं ये, क्योंकि 8 लोग हैं तो दोनों ही रो में 4-4 लोग होंगे। इस वाली रो का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। P Q R S T U V W, ईच रो हैज़ 4%। ठीक है, P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ। P U और V के बीच में है और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो P जो है वो U और V के बीच में है और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अच्छा, जो P है वो इधर भी आ सकता था और जो U है इधर आ सकता था और V जो है इधर आ सकता था, ठीक है ना, बट आगे चेंज करने की ज़रूरत होगी तो हम कर देंगे। P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ। Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। अब देखो Q और S को यहाँ पर तो हम प्लेस कर नहीं सकते, जगह नहीं बची, तो Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में Q आ गया, ठीक है ना। Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S इज फेसिंग W। अच्छा, Q जो है वो W को फेस करता है, तो ये तो दिक्कत हो गई भाई। हमें क्या करना पड़ेगा, S इधर Q इधर लिखना पड़ेगा और फेसिंग W इधर लिखना पड़ेगा। दोबारा देखते हैं ठीक है क्या नहीं। Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S इज फेसिंग W, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S इज फेसिंग W, ठीक हो गया। Q जो S का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो W को फेस कर रहा है। R इज बिटवीन T एंड S, R जो है वो T और S के बीच में है, R जो है वो T और S के बीच में है, ठीक है जी। R इज बिटवीन T एंड S एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, और जो W है वो V के इमीडिएट राइट में, ये भी ठीक है जी, ठीक है ना। हो गई बातें ठीक, सारी बैठ गई, यानी कि हमारे पूरे क्वेश्चन में एक भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रही, यानी हमने इसको फ्रेम कर लिया, जिसको जहाँ बैठना चाहिए था बैठा दिया। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, तो जी R के फ्रंट में कौन बैठा है, T। अगला, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में कौन है, T। क्या हो गया भाई, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि बोल रहा है सी ऑप्शन बोल रहा है M और T, जबकि सिर्फ T, M का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, M की जगह S होता है वैसे तो ये S और T, फिर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि S जो है वो Q का नेबर है और Q W को फेस कर रहा है, यानी कि हम S और T को इंटरचेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि S और T को इंटरचेंज करके एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। अगर वो हो पाता तभी आंसर S और T आता, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, S और V के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है ना। R और V बैठे हैं क्या, नहीं बैठे। T V U R, T V भी बैठे, U R भी नहीं बैठे, तो जो आमने सामने बैठे हैं कपल वो हैं A, S और V। बस खत्म क्वेश्चन, आ गई बात समझ। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर जो हम लोगों ने आज कर लिया, बट अभी आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं खुद ट्राई करना है। अच्छा, ये जो बचे हैं ये तो बचे हैं, इसके अलावा आपको CA इंस्टीट्यूट की जो बुक है, ICA की बुक है, उससे भी क्वेश्चन ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड भी करूँगा, वो भी आपको ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, वो मैं क्लास में कराता हूँ, बट आज मैं वो लाना भूल गया क्वेश्चन, तो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, वो भी आप लोगों को करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी क्लास होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट हमारे सिलेबस की आखिरी क्लास है, हमारी आखिरी क्लास नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर हम रिवीजन शुरू कर देंगे फ्रॉम, आज क्या तारीख है, मंडे है ना आज, और फ्राइडे, आज फ्राइडे है ना, तो मंडे को हमारी आखिरी क्लास होगी। तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपको क्या करना है, जो 3 चैप्टर्स हो चुके हैं तीनों के क्वेश्चंस करने हैं, मेरी बुक से भी और CA इंस्टीट्यूट की बुक से भी, ओके। फिर मंडे को हम आखिरी क्लास रखेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेडनेसडे को
हमारा शेड्यूल क्या हो जाएगा, 1 घंटा मैथ्स का रिवीजन, 1 घंटा BCR। ठीक है जी, चलो।